हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए आज का लेक्चर शुरू करेंगे बिना देरी किए। और आज का लेक्चर है क्या? मेटलर्जी। लेकिन इसको शुरू करने से पहले बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। मेटलर्जी बेसिकली क्या है? थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। तो इस वजह से बच्चे इस टॉपिक को थोड़ा करने में घबराते हैं। और ये थोड़ा तो मैं बोल रहा हूं, सच्चाई यह है कि बहुत ज्यादा घबराते हैं। वो सोचते हैं यार पूरी थ्योरी है, एंड में जाते हुए पढ़ जाएंगे, देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। नहीं, गलत। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस के हिसाब से चाहे वो एडवांस के हिसाब से। आप क्वेश्चन देख सकते हैं उठा करके। हर साल मेंस या एडवांस में कहीं ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ये बात ठीक है। दूसरी बात क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है वो भी सुन लीजिए। मैंने क्या किया है, आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, हमेशा जब भी मेटलर्जी को पढ़ाता हूं तो उसको दो पार्ट में पढ़ाता हूं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन और दूसरा पार्ट होता है बेटा क्या, इंडिविजुअल मेटलर्जी। तो जिस बच्चे ने कम से कम 3-4 लेक्चर अच्छे से इंट्रोडक्शन को दे दिए, अच्छे से पढ़ लिया, दिस इज माय प्रॉमिस कि उसको आगे जाके इंडिविजुअल मेटलर्जी में दिक्कत नहीं आती। आप इस बात पे पता नहीं अभी यकीन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस दिन इंडिविजुअल मेटलर्जी चालू होगी और हर एक बच्चे ने क्या किया होगा, एक इंडिविजुअल क्या कहते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, तो जिस दिन इंडिविजुअल मेटलर्जी चालू होगी उस दिन आपको मेरे कहे हुए वर्ड्स पे पूरा फेथ आ जाएगा। बोलोगे कि हाँ भाई सर ने बिल्कुल सही कहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेटलर्जी रटनी ना पड़े, वो आपको ठीक वैसे समझ में आए जैसे बच्चों को पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री या सॉर्ट एनालिसिस या सब कुछ जैसे समझ में आता है वैसे प्रॉपर समझ में आए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले मेटलर्जी का इंट्रोडक्शन पढ़ें। बहुत से बच्चों की आदत होती है उठा करके सीधे मेटलर्जी पढ़ना शुरू कर देते हैं, इंडिविजुअल मेटल्स की मेटलर्जी। गलत करते हैं। फिर क्या होता है, उनको एक एक मेटल की, सबकी मेटलर्जी रटनी ही पड़ती है और फिर वो बोलते हैं यार ये तो बहुत ही बर्बाद टॉपिक है। तो अगर आप अपना परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं जैसे मैं चाह रहा हूं, प्लीज वैसे चलिएगा। अपना दिमाग अननेसेसरी मत लगाइएगा। मैं जिस तरह से कह रहा हूं वैसे सोचिए। ओके। और वैसे भी आपको सोचना भी वैसे ही पड़ेगा, क्योंकि या तो ये एक्सपेरिमेंटल जो लेबोरेटरी मेथड्स हैं या इंडस्ट्रियल मेथड है, तो इसमें ये तो आप बोल ही नहीं सकते क्या क्यों कैसे। तो जो है वो आपको देखना और समझना पड़ेगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते नहीं ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। तो वो तो भाई हमें मान के चलना पड़ेगा कि हाँ ये होता है। लेकिन अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी कंसेप्ट दिखाई देने लगेंगे। और ये आपको अभी नहीं आएगा फील, जब आप पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके होंगे और जिस समय आप इंडिविजुअल मेटलर्जी पढ़ रहे होंगे, तब आपके मुंह से निकलेगा कि हाँ यार सर ने सही बोला था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप मेटलर्जी के साथ एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस चाहते हैं, एक बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो मेरे साथ इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं भाई मेटलर्जी। आज हमारा पहला लेक्चर है और इसमें मैं देख लीजिए इंट्रोडक्शन पे ही फोकस करूंगा। ठीक है। सब कुछ यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान 24 घंटे पीछे बना रहे। गलत। मैं जो समझा रहा हूं उस पे फोकस करिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आई रिपीट, मैं जो समझा रहा हूं उस पे फोकस करिएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा हूं। ओके। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आपसे कोई कहे कि यार मेटलर्जी क्या होती, तो मेटलर्जी होती है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट, जो भी मेटल, नॉन मेटल, वॉट जिसका भी हमें एक्सट्रैक्शन करना है, उसके एक सुटेबल ओर से, उसके एक सुटेबल ओर से, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है ना। आगे कितना आसानी से हो जाए, जितना आसानी से हो जाए, इजीली हो जाए, इकोनॉमिकली हो जाए, उतना अच्छा। ये इकोनॉमिकली, ये इजी वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम रखनी है। मैंने कहा ना, हम वो मेथड पढ़ेंगे जो या तो लेबोरेटरी मेथड होंगे या इंडस्ट्रियल मेथड होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम आए।
तो किसी मेटल को उसके सुटेबल ओर से एक्सट्रैक्ट करना, वो भी कैसे, इजीली और इकोनॉमिकली, मेटलर्जी कहलाता है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। मिनरल्स का मतलब होता है बेटा एक तरह के नेचुरल सब्सटेंस जिसमें जो मेटल होता है वो या तो फ्री फॉर्म में मिलता है या कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। अब मुझे पता है कि आपका पहला क्वेश्चन मेरे से यही होगा कि सर ये फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है। देखिए, कोई भी मेटल है, कोई भी ओर है, वॉटएवर, तो उसमें क्या होगा, इम्प्योरिटी तो होगी, उसके साथ क्या होगी, इम्प्योरिटी तो होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ इम्प्योरिटी है लेकिन वो उससे केमिकली एसोसिएट नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे देखो यार ये फ्री फॉर्म में है। लेकिन अगर देखो कंबाइंडली वो उसके साथ क्या है, केमिकली वो उससे उसके साथ एसोसिएट है, तो हम बोलेंगे कि यार देखो ये कंबाइंड फॉर्म में है। तो फ्री फॉर्म या कंबाइंड फॉर्म में मेटल्स मिलते हैं और नेचुरल सब्सटेंस है ये एक तरह का, तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, मिनरल। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा, और क्या होता है। देखिए और क्या होता है उसको भी समझिएगा। और एक तरह का मिनरल ही है, जी हाँ, और एक तरह का क्या है, मिनरल ही है। तो अब आप बोलेंगे फिर सर दोनों को अलग अलग बोलने की क्या जरूरत थी। तो देखिए दोनों में एक बॉर्डर लाइन डिफरेंस होता है। और क्या होता है, वो भी एक तरह का मिनरल होता है, लेकिन वो मिनरल जो किसी मेटल का सुटेबल सोर्स होता है, वो मिनरल जो किसी मेटल का सुटेबल सोर्स होता है, वो और कहलाता है। तो अब आप कहेंगे कि इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि हर एक मिनरल और नहीं हो सकता। हाँ, हर एक मिनरल और नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, हर एक मिनरल और नहीं हो सकता, लेकिन हर एक और मिनरल हो सकता है, और यही मेरा क्यूएसपी है। बात समझ में आ रही है। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल। जी हाँ, जितने भी आप मिनरल्स देखेंगे वो हर एक और कंसीडर किए जाएं ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि हम दो मिनरल्स की बात करें, एक क्ले ClAy, किसकी बात करें, क्ले, और एक हम बॉक्साइड की बात करें। दोनों में ही एल्यूमिनियम की प्रेजेंस पॉसिबल है, लेकिन मजे की बात बॉक्साइड जो होता है वो एल्यूमिनियम का रिच सोर्स होता है, तो हमने बॉक्साइड को एज ए ओर ट्रीट किया, लेकिन हमने क्ले को एज ए ओर ट्रीट ना करके उसको एज ए मिनरल कंसीडर किया। तो जो मिनरल किसी मेटल का रिच सोर्स होगा वही क्या कहलाएगा, ओर कहलाएगा। आई रिपीट, जो मिनरल किसी मेटल का रिच सोर्स होगा वही क्या कहलाएगा, और कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। आगे ये होता है बेटा गैंग। इसको बहुत से बच्चे गैंग्यू गंगू पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड गैंग। ये जो गैंग होता है ये एक तरह का क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं जो प्रोसेस के दौरान मेटल से अलग की जाती हैं, और इनको बेटा हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, और गैंग क्या होता है। यहाँ पे चलते चलते मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्या, कि जो ऑक्सीजन फैमिली होती है उसको हम चैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। आई रिपीट, ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। और ये चैल्कोजन फैमिली एक तरह से क्या होती है बेटा, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अधिकतर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओर फॉर्मिंग होते हैं, यानी कि ओर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। आप देखिए ऑक्साइड के ओर होते हैं, सल्फाइड के ओर होते हैं या नहीं होते हैं। तो जिनके ऐसे एलिमेंट जो ओर फॉर्मिंग हो, यानी कि जो ओर फॉर्म करने का काम करते हो, ओके, तो इसीलिए ऑक्सीजन फैमिली को हम चैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक कोई समस्या, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हाँ, चैल्कोजन फैमिली इज, ठीक है ना, नोन एज ओर फॉर्मिंग या कॉल्ड एज ओर फॉर्मिंग, ठीक है, फैमिली। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लेना। अब आप बोलेंगे भाई ये देखिए ये नेटिव ओर, बोलेंगे और कितने टाइप के होते हैं, तो भाई इतने दो टाइप के होते हैं, एक तो नेटिव ओर होते हैं और एक कंबाइंड ओर होते हैं। नेटिव ओर जैसे वही नोबल मेटल्स हो गए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब होते हैं ना, ये नेटिव फॉर्म में जो मिलते हैं, और ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे ऑक्साइड फॉर्म में मिलना, सल्फाइड फॉर्म में मिलना और हैलाइड फॉर्म में मिलना।
नोट्स आपको सारे के सारे कहाँ हैं बेटा, ऐप पे अवेलेबल हैं, तो आप वहां पे आकर के देख ही सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल है। ये मैंने लिस्ट बना दी है कुछ कोर्स की। तो अब आपको करना क्या है कि इस लिस्ट को लेकर के, और ऐसा नहीं है कि धन धनाधन बस याद करना शुरू कर देना है, नहीं, ये इनमें से बहुत सारे जो मेटल हैं बीच बीच में हमारे काम आते रहेंगे और वो हमें पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा ये देखते ही, क्या सर ये सारे याद करने? ऑफ कोर्स नॉट। जब आप पेपर देने जाएं, एक नजर आपने सब पे घुमा ली, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है भाई, जैसे ZNO इंपॉर्टेंट है, Fe2O3, Fe3O4, ठीक है, और बॉक्साइड का मैं थोड़ा अलग तरीके से फॉर्मूला बताऊंगा, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, MnO2, SnO2 और TiO2, और एक क्या है बेटा, बोरेक्स। तो आप बोलेंगे ऑलमोस्ट सर सभी बता दिए, बात तो सही है, लेकिन मैंने मतलब थे तो बहुत सारे, मैंने उसमें से बहुत मेन मेन और निकाले जो सबसे ज्यादा कॉमन पूछे जाते हैं, और उनमें से भी मैंने आपको सेलेक्ट करके बताए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और मैंने आपको बताए हैं। ये 8 और ऐसे हैं जो आपको टिप्स पे याद हो जाने चाहिए, जैसे जिंकाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, पायरोलुसाइट और टेनस्टोन यानी कि कैसेटेराइट या रूटाइल या बोरेक्स, लाइक दैट। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और हैं जो मैंने मतलब पहले तो बहुत सारे थे, उनमें से सेलेक्ट किए ये सब, और उनमें से भी ये आपके सामने रख दिए हैं। तो ये थे किसके ओर बेटा, ऑक्साइड की ओर। इसी तरह से बेटा ये है सल्फाइड की ओर, हैलाइड की ओर। अब ये तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, भाई सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे भी बहुत छांट के लाया हूं, मतलब मैं, मेरी कोशिश थी कम, आप बिलीव करोगे इस एक स्लाइड को बनाने में मेरा कम से कम आधे घंटे से पौन घंटे का समय लगा होगा, सिर्फ ये सोचते रहने में क्या कौन से डालूं इसमें, कौन से नहीं रखूं। तो फाइनली मैंने बहुत सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ और आपके सामने रखे हैं। अननेसेसरी का मैंने गार्बेज इकट्ठा नहीं किया है, ये मेन मेन और हैं जो आपको पता होने चाहिए। वैसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, इनमें से कुछ नाम शायद आपने पहले सुने भी हों, कैलेना, सिनेबा, जिंक ब्लेंड, लाइक दैट, ठीक है ना। अच्छा, इनमें से भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पीबीएस पता होना चाहिए, एचजीएस, जेडएनएस और CuFeS2, ये आपको हर हालत में पता होने ही होने चाहिए, है ना, चैल्कोपाइराइड या कॉपर पाइराइड, लाइक दैट, ठीक है। चलिए, इसी तरह से NaCl तो रॉक सॉल्ट सबको पता है, KCl, ठीक है ना, फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट, तो इसमें ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, और ये तो आप कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ के आ चुके हो, याद करो, कार्नेलाइट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और हैं। उसके अलावा ये ऑक्सी सॉल्ट्स, ये भी एक तरह के और ही कंसीडर होते हैं, और ध्यान से देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया। तो अब आप बोलेंगे सर इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई जैसे लाइमस्टोन आपको पता होना चाहिए, CaCO3, ठीक है, डोलोमाइट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मेलाकाइट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मेन मेन और है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी आप छोड़ दें, लेकिन ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, और वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ सल्फेट के ओर हैं बेटा, और ये नाइट्रेट के ओर हैं। नाइट्रेट के ओर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही, KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर और NaNO3 चाइल्ड सॉल्ट पीटर बोला जाता है। उसके अलावा जैसे ये देखिए, जिप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दो नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम थोड़ा संभल के बोलना बेटा, ये ग्लोबर सॉल्ट है ना, हाँ समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ ये ग्लोबर सॉल्ट बोल दो आप, ये क्या है, ग्लोबर सॉल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है नाम जो मैंने आपको बता दिए हैं। ऑक्सी सॉल्ट में कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, और उधर क्या है, ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड, वो सभी और क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए अब आगे, मेटलर्जी का टाइप शुरू करने से पहले, आई रिपीट, मेटलर्जी का टाइप शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहता हूं, तो जरा ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ध्यान से देखना।
एक आपने अभी हाल में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सुनी थी, जिसमें मैंने वही पढ़ाया था ना, इंडियन बैंक सेफ सिक्योरिटी कल सुबह निकली फिर ओ इतना ऑक्स आके नाचती दल, लाइक दैट, वो मैंने जो आपको बताया था, तो वो थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये मे बी आप 11th क्लास में, क्या कहते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके होंगे, ठीक है ना, रेडॉक्स जैसे चैप्टर सब में, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, मैं इसको 3 सेगमेंट में बनाने वाला हूं। आई रिपीट, मैं इसको कितने सेगमेंट में बनाने वाला हूं बेटा? 3 सेगमेंट्स में बनाने वाला हूं। ये मत सोचना कि जगह कम पड़ गई, कुछ रीजन है इसलिए कह रहा हूं। आइए जरा ध्यान से देखिए। ली के काका नाना मंगोलिया आए। मैं चाहता तो नीचे भी जा सकता था, अब इधर जा रहा हूं। मन जान कर फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा, और आगे, ये क्या हो गया, आगे और, ठीक है। तो ये 3 सेगमेंट में मैंने बना दिया है, जरा ध्यान से देख लेना। ये क्या कहलाती है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। आई रिपीट, क्या कहलाती है? रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। मैं ट्रिक दोबारा बोले देता हूं, जिस बच्चे ने ना लिखी हो वो लिख लेना, अच्छे से सुन लेना। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, जो भी मैं बोलूंगा वो किसी ना किसी मेटल को क्या कर रहा होगा बेटा? साउंड कर रहा होगा। जरा ध्यान से देखना। ली के काका नाना मंगोलिया आए। मन जान कर फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा, आगे और। ओके, जरा इस बात को ऐसे समझ, मैं क्या हूं ना, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ सकती हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। कहानी की तरह सोचिए। किसकी तरह? कहानी की तरह। कि एक ली था, उसके काका नाना थे, ली के काका नाना थे और मंगोलिया आए। जब ली के काका नाना मंगोलिया आए तो वहां पे उनको पता चला कि उनको बुलाने की इच्छा नहीं थी। उनको मंगोलिया बुलाने की इच्छा उनके फैमिली मेंबर्स की नहीं थी। तो ली के काका नाना मंगोलिया आए। मन जानकर, मन जानकर उनको पता चल गया कि यार वो जबरदस्ती आ गए, उनको किसी ने बुलाया नहीं था। मन जानकर फेंका कार्ड को। सपोज शादी में आए थे और पता चला कि भैया हमें तो बुलाने का मन ही नहीं था इन लोग, उन्होंने क्या किया? कार्ड को फेंक दिया। मन जानकर फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, और अगली सुबह कहां निकल ली है? अपने पंजाब निकल ली है। तो ली के काका नाना मंगोलिया आए। मन जानकर फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, पंजाब निकल लिए। हुआ क्यों हंगामा? अब जब वो पंजाब निकल लिए तो फिर बात खत्म हो जानी चाहिए थी। हुआ क्यों हंगामा, आगे और। फिर जब वो पंजाब निकल लिए तो फिर आगे हंगामा क्यों हुआ? सब लड़ गए उनके पीछे कि देखो तुमने उनको भगा दिया, तुमने उनका रेस्पेक्ट नहीं किया, हाँ या ना? तो सब वहां पे क्या हो गई भाई? लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो ली के काका नाना मंगोलिया आए। मन जानकर फेंका कार्ड को, निकले सुबह पंजाब, हुआ क्यों हंगामा, आगे और। तो ये चीज जो है ये कहलाती है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहलाती है? रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम लिथियम से गोल्ड तक जा रहे हैं, कैसे? ऐसे, ठीक है ना। ये पूरी एक सीरीज है, मैंने तो जानबूझ के 3 इंस्टॉलमेंट में लिखी है। ये पूरी एक क्या है बेटा? सीरीज है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, लिथियम से कहां तक जा रहे हैं बेटा? गोल्ड तक जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सीरीज में नीचे जाने पे, डाउन दी सीरीज, आई रिपीट, डाउन दी रिएक्टिविटी सीरीज, डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज में कहां जाने पर बेटा?
रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की नेचर कम होती जा रही है। कहने का मतलब है लिथियम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता था, गोल्ड उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है। तो नीचे जाने पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का नेचर कम होता जा रहा है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि कहने का मतलब है ओपी में कमी आ रही है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है बेटा? बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि लिथियम में ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज्यादा है, ठीक है, जबकि गोल्ड में ऑक्सीडाइज होने का नेचर कम है। तो नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जा रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको किस में बदलना है? ऑक्साइड में बदलना है। किसमें बदलना है? इसको ऑक्साइड में बदलना है। तो ये ऑक्साइड में बदलने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन किससे मिलेंगे? वो इलेक्ट्रॉन इसको मेटल से मिलेंगे। तो कौन सा मेटल इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है? लिथियम इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से देने को तैयार है। तो कहने का मतलब है लिथियम अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है और ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है, तो इसका मतलब लिथियम ऑक्साइड बड़ी आसानी से बनने को तैयार है। भाई सीधी सी बात है। अच्छा दोस्त कौन? जो मुसीबत में काम आ जाए, हाँ या ना? तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदलना चाहता है, मेटल आयन में बदलना चाहता है, तो एक को इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेने की जल्दी है। तो जो काम ये बड़ी आसानी से कर लेंगे उनमें बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो मेटल ऑक्साइड जो है लिथियम बड़ी आसानी से बनाने को तैयार है, गोल्ड बड़ी आसानी से बनाने को तैयार नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि डाउन द सीरीज, डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज, स्टेबिलिटी, जस्ट अ सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या हो रही है? कम हो रही है। आई रिपीट, स्टेबिलिटी जो है मेटल ऑक्साइड की बेटा वो क्या हो रही है? कम हो रही है। लिथियम जितना अच्छा मेटल ऑक्साइड बना सकता है, गोल्ड उतना अच्छा मेटल ऑक्साइड नहीं बना सकता। अब आप एक बात समझिए कि जिसमें अच्छी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती किसमें है? लिथियम ऑक्साइड में, मतलब लिथियम और ऑक्सीजन में, या गोल्ड और ऑक्सीजन में? ऑब्वियसली से यार लिथियम और ऑक्सीजन। तो अगर जिसमें बहुत अच्छी दोस्ती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, हाँ या ना? तो हम कहेंगे कि नीचे जाने पे जो थर्मल स्टेबिलिटी है इसकी, मेटल ऑक्साइड की, वो कम होती जा रही है। तो मेटल ऑक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, तो हम ये देखेंगे कि इनको तोड़ना मुश्किल है, उनको तोड़ना आसान है। तो इसी बेसिस पे क्या हुआ, मेटलर्जी के 3 पार्ट बनाए गए। कितने पार्ट बनाए गए? 3 पार्ट। एक पार्ट बनाया गया बेटा इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एक पार्ट बनाया गया पायरोमेटलर्जी, एक पार्ट बनाया गया हाइड्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी जिसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व होता है मेटल को निकालने के लिए। और ये किसके लिए यूज होता है बेटा? एस ब्लॉक के मेटल एंड अप टू एल्यूमिनियम, यानी कि लिथियम से लेकर के कहां तक बेटा? एल्यूमिनियम तक के लिए। यानी कि इनके लिए एक तरह से क्या होता है बेटा, हाँ, आई रिपीट, इनके लिए क्या यूज होता है? इनके लिए यूज होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज होता है, एम। ओके, चलिए आगे। इसके बाद बात आती है, जरा ध्यान से देखना, ये जो मेटल्स आप दिखाई दे रहे हैं यूजुअली इनके लिए क्या यूज होता है बेटा? पायरोमेटलर्जी का यूज होता है। पायरोमेटलर्जी जिसमें हीटिंग इफेक्ट इन्वॉल्व होता है। और आखिरी में जाकर के बचता है बेटा एजी और एयू, जिनके लिए कभी कभी सीयू के लिए भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा, कॉपर के लिए भी होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एजी और एयू के लिए क्या यूज होता है बेटा? हाइड्रोमेटलर्जी का यूज होता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, हाइड्रोमेटलर्जी क्या है? हाइड्रोमेटलर्जी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटेलिक ओर को पर्टिकुलर किसी एक ऐसे सॉल्वेंट में मिलाते हैं जिससे मेटल तो डिसॉल्व हो जाए लेकिन उसकी इम्प्योरिटी डिसॉल्व ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ मेटेलिक ओर इन सुटेबल सॉल्वेंट। एक ऐसे सॉल्वेंट में मिलाया जाता है इन विच मेटेलिक ओर इज सॉल्युबल। आप चेक करिए, अंडरलाइन जो जो मैं कर रहा हूं उनको ध्यान से देखिए।
मेटेलिक ओर क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है, लेकिन उसकी इंप्योरिटीज उसमें क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं। एंड फाइनली आफ्टर फिल्ट्रेशन हम क्या कर लेते हैं, उस मेटल को अलग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक रिडक्शन का पार्ट है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं। आई रिपीट, क्या कराते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं। मेटलर्जी तो बस यहां से शुरू होती है, कहां से, इट से, और कहां पे खत्म होती है, इनसॉल्युबल पर। ये हाइड्रोमेटलर्जी का पार्ट है। हाइड्रोमेटलर्जी कहती है कि एक सुटेबल सॉल्वेंट लिया जाता है जिसमें मेटेलिक और सॉल्युबल होता है, लेकिन उसकी इंप्योरिटीज क्या होती हैं, इनसॉल्युबल। इसको बाकायदा अपन सारे प्रोसेस को एग्जांपल दे करके समझेंगे, निश्चिंत रहें। ओके, तो मेटलर्जी के कितने पार्ट हो गए बेटा, 3 पार्ट हो गए। तो सबसे मजबूत है उनके लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है ना, उनको बिजली के झटके देंगे कि भैया तुम टूट जाओ, हमें तुमसे मेटल चाहिए। इनको हीटिंग इफेक्ट दे करके काम चला लेंगे, और इनके लिए तो बेटा इनको डुबो डुबो करके इनको अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, इनको बिजली के झटके देंगे, इनको थोड़ा सा अपन आग दिखा देंगे ताकि गर्मी आ जाए भाई, हाँ, कि अरे निकलो, अलग हो सब। और इनको क्या होगा बेटा, डुबो डुबो करके इनमें से मेटल को निकालेंगे। और किसमें डुबो डुबो करके निकालेंगे, सुटेबल सॉल्वेंट में। तो ऐसे थोड़ा फनी वे में आप समझ सकते हैं कि जो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहा है उसके लिए वैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी के लिए इलेक्ट्रो, किसी के लिए पायरो, किसी के लिए हाइड्रो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज को देख करके घबरा मत जाना, सिर्फ आप मेरी बात को जरा ध्यान से अच्छे से सुनना, ठीक है। ये लीजिए, मैं इसके सामने खड़ा हो जाता हूं ताकि आपको बेचैनी कम हो। अगर आप मुझे सुनोगे नहीं ना तो आपको बेचैनी ज्यादा होगी, तो इसलिए जरा ध्यान से अच्छे से सुनते जाओ, ठीक है। कोई भी जो मेटलर्जी होती है उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब आप बोलेंगे भाई कैसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जरा मेरी बात को ध्यान से और अच्छे से सुनना। सबसे पहले कोई भी आपको मेटेलिक ओर मिला, मान लो कल को आप कॉलेज में चले गए, ठीक है, और वहां पे एक कोई प्रैक्टिकल कराया गया और आपको बोला गया भाई हम आपको मेटेलिक ओर दिए देते हैं और इसमें से मेटल को निकाल के दिखाओ। तो ऐसा तो है नहीं कि भैया मेटल कहीं पे दिखाई दे रहा है और आपने पकड़ के खींच लिया और सर को बोला ये लो सर देख लो ये मेटल हमने निकाल लिया। नहीं, मेटल क्या होता है, इम्प्योरिटी में बढ़िया से मिक्स रहता है अच्छे से। तो उसको, मेटल को उसकी इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। अच्छा, वो स्टेप्स कितने होते हैं मैं आपको पहले ही बता दूं, वो स्टेप्स 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। बात आती है सबसे पहले स्टेप की। आई रिपीट, पहले स्टेप की। सबसे पहले मान लो इतना बड़ा आपको एक क्या दे दिया, पीस दे दिया, किसका, मेटेलिक ओर का। अब बोले भैया इसमें से मेटल निकालो। अब आपके कुछ समझ में नहीं आया, पास में देखा कुछ एपरेटस रखे हुए थे, इक्विपमेंट्स रखे थे, उसमें एक हथौड़ा भी था, हैमर। आपने धै दनादन थोड़ के हथौड़े की तरह उसको क्या किया, तोड़ना शुरू कर दिया। देखते देखते वो मेटेलिक ओर क्या हो गया, बिल्कुल जो इतना बड़ा पीस था वो फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसको हम कहते हैं बेटा क्रशिंग और ग्राइंडिंग। क्या बोलते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। तो ये होता है बेटा हमारा पहला स्टेप, यानी कि जो ओर होता है बेटा उसको हम क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं और बड़े बड़े पीसेस को फाइन पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को निकालना शुरू कर। इम्प्योरिटीज को निकालने के कई तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी उस पर भी आऊंगा। लेकिन इम्प्योरिटीज को जैसे आप निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम मेटेलिक ओर था, जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम मेटेलिक ओर था। अब आप उसमें मान लीजिए कि क्या कहते हैं 80% उसमें इम्प्योरिटी थी, 20% मेटेलिक ओर था, ठीक है ना। मैं तो और भी, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, कई और तो ऐसे होते हैं ना जिनमें बहुत ही ज्यादा इम्प्योरिटी होती है, ठीक है ना, उनमें से भी मेटल को निकालना पड़ता है। कहने का मतलब है आटे में नमक चलता है, कई बार तो नमक में आटा होता है, ये वाली स्थिति होती है। अब मेटल है भाई, निकालना तो है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो होता क्या है बेटा, मैं उस इम्प्योरिटी को हमें निकालना है। तो अब आप देखिए
हमने धीरे 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 उस इम्प्योरिटीज को निकालना शुरू किया। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन प्रोसेस में ही अलग हो जाएगा। कुछ मान लीजिए 20% 30% इम्प्योरिटी निकल भी गई। जब वो इम्प्योरिटी निकल गई तो जस्ट इमेजिन कि जो हमारे पास 100 ग्राम ओर था वो घट के कितना परसेंट बचा, 60 ग्राम बचा। कितना बचा जस्ट इमेजिन, या 50 ग्राम बचा। कितना बचा, 50 ग्राम। अब उस 50 ग्राम में पहले तो कहा 100 ग्राम में 20 ग्राम था, कौन, ओर, सॉरी 20 ग्राम था कौन, मेटल। अब 50 ग्राम में 20 ग्राम क्या है, मेटल। अंतर है ना। ऐसे इमेजिन करो, पहले क्या था, 100 ग्राम में 20 ग्राम मेटल था। अब 50 ग्राम जो बचा है उसमें 20 ग्राम क्या है, मेटल है। कहने का मतलब है कि जो मेटल है उसकी परसेंटेज क्या हो गई, एक तरह से बढ़ गई। हम बोलते हैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि ओर की कंसंट्रेशन को हमें बढ़ाना है। ओर को हमें बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, बिना ओर को ऐड किए उसमें से इंप्योरिटी को निकाल। तो प्योर मेटल की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया, कैसे, बिना कुछ ऐड किए इंप्योरिटी को हटा के। बाय द एंड समरी इज दिस, इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर या और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, जब पढ़ेंगे तो बता देंगे। वैसे अभी विद इन अ फ्यू मिनट्स बस आने ही वाला है, और आगे ध्यान से सुनते जाओ। अब बात आती है यार कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होता है। तो बेटा दो पार्ट होते हैं, बाय द एंड ये सेकंड स्टेप है, मैं आपको बता दूं। तो दो पार्ट होते हैं, एक फिजिकल पार्ट होता है, केमिकल पार्ट होता है। फिजिकल पार्ट जो होता है बेटा वो तीन टाइप से होता है, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्रोथ फ्लोटेशन। जबकि जो ये केमिकल पार्ट होता है ये केवल लीचिंग होता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, देखिए हर एक का तरीका अलग होता है। बात समझ में आ रही है। पापा जब आपको समझाते हैं तो आंख दिखा करके समझा देते हैं, या दो चार एक आध मतलब इधर उधर टिका भी देते हैं, कभी कभी वो रेयर केस में होता है, ज्यादातर बस आंख दिखा दें उतना ही काफी होता है। मम्मी कैसे समझाती है बेटा, मम्मी पहले समझाती है आपको, प्यार से समझाती है, फिर थोड़ा डांट डपट के समझाती है, फिर एंड में अगर उससे भी ना समझ में आया तो बेटा ब्रह्मास्त्र निकालती हैं, और ब्रह्मास्त्र होता है उनकी चप्पल। फिर अपन को सब कुछ समझ में आ जाए। ये बात समझ में आ गई। तो वही तरीका है क्या, कि कोई बच्चा होता है जो पिताश्री की आंखों से समझ जाए, कोई बच्चा होता है जो मम्मी की पुचकार से समझ जाए कि बेटा मान जा, मत कर शैतानी, पढ़ाई लिखाई कर ले। कोई बच्चा होता है जो इन दोनों से परे होता है, उसको थोड़ी सी डांट चाहिए। कोई बच्चा बहुत ही हाई लेवल का होता है जिसको सिर्फ चप्पल से समझ में आता है। तो सबका लेवल अलग अलग होता है। उसी तरह से बेटा मेटल जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। कोई ग्रेविटी सेपरेशन से कंसंट्रेट होने को तैयार है, कोई मैग्नेटिक चाहिए, किसी को फ्रोथ फ्लोटेशन चाहिए, तो किसी को लीचिंग चाहिए। यानी कि ये नेचर पे डिपेंड करता है बेटा कि कौन सा मेटल कैसे कंसंट्रेट होगा। यानी कि ये नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कैसे सुधरेगा। तो बस उसी तरह से मेटल पे भी डिपेंड करता है कि हम किसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करें। तो यही चीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपने समझो सब कुछ कर लिया। बहुत आराम से आपको मेटलर्जी आराम से समझ में आ जानी। वैसे इस समय मेरे दिमाग ये कह रहा है कि अब आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब और कंसंट्रेट हो गया इन मेथड से, फाइनली हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, और ये हमारा तीसरा स्टेप होता है। अब आप बोलेंगे सर ऑक्साइड में क्यों बदल रहे हो। देखो फाइनली हमें रॉ मेटल चाहिए। आई रिपीट, हमें रॉ मेटल चाहिए, रॉ फॉर्म ऑफ मेटल चाहिए, कच्चा मेटल चाहिए। सारी इंप्योरिटीज से अलग कच्चा मेटल चाहिए हमें। वो मेटल हमें कैसे मिलेगा, जब हम उसको रिड्यूस करा देंगे। तो यूजली क्या होता है, और तो कई फॉर्म में होता है, सल्फाइड फॉर्म में, हैलाइड फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्सीसॉल्ट फॉर्म में, कई फॉर्म में होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि रिडक्शन कराना ऑक्साइड का आसान होता है। वैसे तो सभी का करा लो, लेकिन ऑक्साइड का बहुत ही आसान होता है। तो ऑक्साइड का अगर हमें रिडक्शन कराना है तो भाई उसको पहले ऑक्साइड में बदलना भी होगा। जैसे सल्फाइड है, सल्फाइड हो रहा है, पीबीएस है, तो उसको पीबीओ में बदलना पड़ेगा। तो हम उससे बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हैं, पीबी। तो ऑक्साइड में कन्वर्जन करना, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ये तीसरा स्टेप है। अच्छा ये दो टाइप के होते हैं, कैल्सिनेशन होता है और एक रोस्टिंग होती है। तो ये भी आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब हमें यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिल गया है और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब हमें इसको क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। तो रिडक्शन जो होता है वो इसका फोर्थ स्टेप होता है। अब रिडक्शन जो होते हैं बेटा वो कई तरह के होते हैं। आई रिपीट, रिडक्शन कई तरह के होते हैं और वही जैसा कि मैंने आपको बताया नेचर पे डिपेंड करता है। कार्बन रिडक्शन, एल्यूमिनियम सेल्फ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, थर्मल रिडक्शन, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन, कई तरह के रिडक्शन होते हैं। वो मतलब और टू और वेरी करते हैं, जैसा और वैसा रिडक्शन। चलिए, इसी तरह से जब ये प्रोसेस सारा हो जाता है तो हमें रॉ फॉर्म ऑफ मेटल मिलता है और हम मान के चलते हैं कि अभी भी इसका सुधरना बाकी है। कहने का मतलब है अभी भी इसमें इम्प्योरिटी बाकी है। तो इसके लिए फाइनल स्टेप यूज किया जाता है, स्टेप नंबर 5, जिसे हम रिफाइनिंग कहते हैं। और रिफाइनिंग भी कई तरह की होती है बेटा, कई तरह की। लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, क्यूपलेशन, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, अमलगमेशन, ये वो फलाना ढिमाका, कई तरह की रिफाइनिंग होती है। आगे पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, निश्चिंत रहें। चलिए, फाइनली इन 5 स्टेप के बाद सबसे पहले क्या किया हमने, क्रश, ग्राइंड। देन हमने क्या किया, उसमें से इंप्योरिटीज को अलग किया, कंसंट्रेशन। फिर हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन। फिर हमने उसको क्या किया, रिड्यूस किया। एंड देन फाइनली हमने उसमें से इंप्योरिटीज को हटा दिया, पूरी तरह से रिफाइन कर दिया और हमें प्योर मेटल मिल गया। तो इतना तो अब आपको सुनकर के तसल्ली हुई होगी कि ले दे करके 5 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप। मेन स्टेप्स 5 हैं। हर एक कुछ भी करोगे तो 5 स्टेप आपको फेस करने होंगे। पहला क्रशिंग ग्राइंडिंग, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा रिडक्शन और पांचवा रिफाइनिंग। अच्छा, अब जैसा मेटल होगा वैसा प्रोसेस होगा, जैसा ओर होगा वैसा प्रोसेस होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज याद रखने की होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक साथ याद करने की कोशिश मत करना। आप सोचो कि मैं और एक साथ याद कर लूं, मैं ये सारे प्रोसेस स्टेप एक साथ याद कर लूं, कोई मतलब नहीं आता। जो चीज जहां आती जाए बस आप उसको वहां पे वैसे समझते जाइए, सुनते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बात समझ में आ रही है? बस और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करें भाई। ठीक है, आगे सबसे पहला स्टेप मैं लेने जा रहा हूं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ओर को क्या किया जाता है बेटा, क्रश किया जाता है, पीसा जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। ठीक है, वो वाला क्रश मत समझ लेना जो आप लोगों की लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे क्रश मतलब पीसने का होता है। चलिए, तो ओर को यहाँ पे क्रश किया जा रहा है और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम पल्वराइजेशन भी बोलते हैं। जी हाँ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन भी बोलते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ में आया भाई सभी को? क्लियर है? चलिए, तो आगे देखिए। तो जो और होता है बेटा, आई रिपीट, उसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्रश कर रहे हैं। और क्रश कर रहे हैं तो क्रश करने पे फाइनली ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और इसको हम पल्वराइजेशन भी बोलते हैं। चलिए, अब आगे, अब बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्या था, पल्वराइजेशन कहलाता था, ये पॉइंट याद रखना, ऑल्सो नोन एज पल्वराइजेशन। चलिए आगे बोलूं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी हम इस तरह का मेथड पढ़ें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, रिफाइनिंग क्या होता है, तो देखो इनमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला, ये किनके लिए होता है, ये बात आपको पता होनी। मैंने आई रिपीट, मैं दोबारा बोलता हूं, कोई भी मेथड पढ़ें तो उसमें 2 बातें हमेशा सोचें। यार, एक तो ये किसके लिए होता है, दूसरा इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। यानी कि कोई भी मेथड आप पढ़ रहे हैं, इतने सारों में से आप कोई भी मेथड अगर पढ़ रहे हैं तो बस एक बात ध्यान रखें, फिजिकल मेथड पढ़ रहे हैं, मान लो ग्रेविटी सेपरेशन, भाई किसके लिए होता है,
इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। फ्रूट फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, किसके लिए होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या फायदा। अरे साहब बहुत फायदा है, आपको इंडिविजुअल मेटलर्जी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेटल का और देख करके बता देंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। आई थिंक आपको अब मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जितने भी स्टेप्स हैं, आप जब ये पढ़ेंगे कि फला फला स्टेप किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, कैसे होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप खुद कहेंगे कि यार जरूरत ही नहीं है इंडिविजुअल मेटलर्जी याद करने की, मुझे पहले से ही याद है। आज की डेट में मैं आपसे कहूं ZnS मेन सोर्स मेटेलिक ओर है, मेन मेटेलिक ओर है ZnS, और उसमें से मुझे क्या करना है, जिंक निकाल। तो अब आपका दिमाग जाएगा ZnS है, क्या है ZnS, आओ चलो पहले क्रश और ग्राइंड कर देते हैं, आओ चलो इसका कंसंट्रेशन कर देते हैं। अब जिस बच्चे को अगर पता होता कि भाई ZnS का कंसंट्रेशन, जैसे ZnS क्या है, सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर का जो कंसंट्रेशन है बेटा वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है, तो बोल देगा इसके लिए तो फ्रोथ फ्लोटेशन यूज होगा। देन उसके बाद वो बोलेगा यार सल्फाइड ओर है तो इसके लिए रोस्टिंग की जाती है, रोस्टिंग किसके लिए होती है, सल्फाइड ओर के लिए। फिर वो बोलेगा यार इसका तो रिडक्शन करना है, रिडक्शन में सल्फाइड के लिए रिडक्शन में क्या कहते हैं, क्या होता है बेटा, या तो सेल्फ रिडक्शन होता है या फिर कार्बन रिडक्शन मेथड, ये सब यूज होते हैं, ठीक है। फिर वो बोलेगा मुझे इसकी रिफाइनिंग करनी है, तो वो मेटल पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सी रिफाइनिंग करनी है, तो मेटल जैसे जिंक है तो डिस्टिलेशन करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है। कहने का मतलब है आप देखिए कि अगर मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो जिंक की मेटलर्जी को मैं 1 मिनट में या उससे भी कम समय में खत्म कर सकता। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसको अभी ये सारी मेटलर्जी पता है और वो सारी मेटलर्जी को अच्छे से पढ़ चुका है, और अब आप मुझे बोलेंगे बेटा ZnS दिया है जिंक सल्फाइड, चलो बताओ क्या क्या होता है, तो मैं ये सारे स्टेप बोल करके खत्म कर दूंगा, सिर्फ नाम लिख करके खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि डिटेल में तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, दोबारा पूरी मेटलर्जी को लिखने थोड़ी ना बैठूंगा, डिटेल में तो मैं उसको पहले ही पढ़ चुका हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इंडिविजुअल मेटलर्जी को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात मैं फिर कह रहा हूं। ओके, चलिए अब आगे देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। आई रिपीट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। तो ये बेसिकली क्या होता है, इंप्योरिटीज का रिमूवल होता है। इंप्योरिटीज को हमें क्या करना है बेटा, रिमूव करना है, नंबर 1, ठीक है। इसी को कंसंट्रेशन किस किस नाम से जाना जाता है भाई, ट्रेसिंग ऑफ ओर के नाम से जाना जाता है, ट्रेसिंग ऑफ ओर, ठीक है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बेनिफेक्शन ऑफ ओर, ट्रेसिंग ऑफ ओर, इन सब नामों से ये जाना जाता है। चलिए, ठीक है ना, इंप्योरिटीज को रिमूव करना कंसंट्रेशन कहलाता है। कितने मेथड होते हैं भाई, 2 मेथड होते हैं, वन इज फिजिकल, अनदर इज केमिकल, और फिजिकल में ये, केमिकल में ये। तो सबसे पहले जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो क्या पढ़ने जा रहा हूं बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड पढ़ने जा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी मेथड अगर आपको पढ़ना है, आई रिपीट, कोई भी मेथड आपको पढ़ना है तो आपको 2 बातों पे फोकस करना। पहला फोकस क्या करना है कि भाई किसके लिए होता है, दूसरा फोकस ये करना है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो आइए देखिए, मैं स्टार बनाए देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी भाई। एक तो आपको पॉइंट नंबर 4 याद रखना है, किसके लिए होता है साहब, जनरली ये जनरली ये कार्बोनेट्स के लिए या ऑक्साइड के लिए होता है। ये देखिए मैंने स्टार लगा दिया है, मैं वहां पे स्टार लगा देता हूं जहां पे जरूरी होता है, मतलब जो चीज आपको पता होनी चाहिए मैं वहां पे स्टार लगा देता हूं, अभी भी लगा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, किसके लिए होता है भाई, ऑक्साइड के लिए होता है और कार्बोनेट्स के लिए होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो भैया इसका बेसिक प्रिंसिपल है ये, यानी कि ये मेथड बेस्ड है डेंसिटी डिफरेंस पर। किस पर बेस्ड है बेटा, डेंसिटी के डिफरेंस पर, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर। बात समझ में आ रही है, ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, ठीक है ना। देखिए
ओर और गैंग के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा डेंसिटी का, उनको सेपरेट करना उतना ही आसान होगा। इसमें होगा क्या कि जब आप मतलब वाटर का तेज फ्लो लाओगे तो जो भी हैवी पार्टिकल होंगे, आई रिपीट, जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे सेटल हो जाएंगे, लाइट पार्टिकल्स वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ज्यादातर इम्प्योरिटीज क्या हो जाती हैं, हैवी क्या कहते हैं, वाटर के हैवी फ्लो के साथ रिमूव हो जाती हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ओर के, वो क्या कहते हैं, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आकर के सेटल हो जाते हैं। इसके जो बेस्ट एग्जांपल है बेटा वो है विल्फले टेबल मेथड, और एक है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। जी हाँ, एक तो क्या है बेटा, विल्फले टेबल मेथड है, और एक कौन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्या है, आइए देखते हैं। देख सकते हो आप, ये एक टेबल है, सामने साफ दिखाई दे रही है, अरे हाँ या ना, जस्ट ए सेकेंड। मान लो कि एक टेबल है, डायग्राम देख के अब ये मत बोलना सर वही वाली टेबल ज्यादा अच्छी थी, यही ये क्या बना दिया। खैर चलो ध्यान से देख लो, ये एक टेबल है जिसमें बीच बीच में क्या लगे हैं बेटा, ब्रैकेट्स लगे हैं, ओके, लाइक दिस। ड्रॉपर बच्चों के लिए डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं, उनके लिए तो केवल नाम ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जिन बच्चों को अभी 12th देना है, बोर्ड देना है, उनके लिए डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, बोलोगे सब बचपन में इस तरह से झोपड़ी बनाते थे, चलो ये एक डायग्राम होता था झोपड़ी बनाने का, ठीक है। एनीवेज, ये एक वुडन टेबल है, आई रिपीट, ये एक वुडन टेबल है जो कैसी है बेटा, टिल्ट है, कैसी है, टिल्ट है, टेढ़ी है। जरा एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे वो चीज अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं, चलो मिल गया मिल गया मिल गया, एक पीस मिल गया है, इससे समझाए देते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, इमेजिन करो कि ये एक वुडन टेबल है, इमेजिन करो, और ये ऐसी है, कैसी है, ऐसी, और इस पे इस तरह से क्या लगे हुए हैं बेटा, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे क्या लगे हुए हैं, ऐसे 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 करके ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। अब ऊपर से पानी का तेज फ्लो पास किया जाता है, आई रिपीट, ऊपर से पानी का क्या होता है बेटा, तेज फ्लो ऐसे पास कराया जाता है, लाइक दिस, ठीक है ना, वाटर का विद हाई प्रेशर तरह से ये क्या होता है, पास कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक तो वाटर तो होता ही है, क्या होता है, वाटर तो होता ही है, साथ में मेटेलिक और प्लस इम्प्योरिटीज भी होती हैं। एमटी मतलब मेटेलिक, और आईएमपी मतलब इम्प्योरिटीज, ये नाम बार बार आएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, जरा ध्यान से सुनना। ऊपर से क्या किया जा रहा है, तेजी से वुडन टेबल के ऊपर विद हाई प्रेशर, ठीक है, वाटर को पास कराया जा रहा है, जिसके साथ मेटेलिक और इम्प्योरिटीज सब आ रही हैं, तेज फ्लो के साथ आ रही हैं, ठीक है। अब आगे, यहाँ पे ये वुडन टेबल लगी हुई है, अब इसमें जो मेटेलिक ओर है और वो इम्प्योरिटीज है, सब आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं। इम्प्योरिटीज कैसी होती हैं बेटा, हल्की होती हैं, वो वाटर के तेज फ्लो के साथ निकल जाती हैं और नीचे जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं, लाइक दिस, ओके। और इन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग। लेकिन बाकी जो मेटेलिक ओर होता है वो इन ब्रैकेट्स में क्या हो जाता है बेटा, ट्रैप हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। वो हैवी होने की वजह से, एक तो टेढ़ा है, टिल्ट है बोर्ड, है ना, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, मेटेलिक ओर तो वहीं पे सेटल हो जाता है, पानी के तेज फ्लो के साथ इम्प्योरिटीज आगे चली जाती हैं। चलिए, लाइक, अच्छा, इस बोर्ड में क्या होता है, धीरे धीरे हल्के हल्के वाइब्रेशन दिए जा रहे होते, क्या दिए जा रहे होते हैं बेटा,
वाइब्रेशन दिए जा रहे होते हैं। कैसे? ऐसे, जस्ट इमेजिन ये बोर्ड है, इसको धीरे धीरे इस तरह से क्या किया जा रहा होता है, वाइब्रेट भी किया जा रहा होता है। अब वाइब्रेट करने से क्या होगा, जो ये इम्प्योरिटीज हैं, मेटेलिक ओर है, जो भी ये मेटेलिक ओर यहाँ ब्रैकेट्स के आसपास ट्रैप हो गया है, अगर इसमें कहीं पे इम्प्योरिटी होगी तो थोड़ा सा शेक होकर के ऊपर आएगी, वाटर के तेज फ्लो के इन्फ्लुएंस में वो भी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। तो इस मेथड को सेवरल टाइम्स किया जाता है जब तक कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज आना बंद ना हो जाए या कम ना हो जाए। तो ये कहलाता है क्या, विल्फे टेबल मेथड। क्या कहलाता है? विल्फे टेबल मेथड। वुडन मेथड है एक तरह का, और नाम किस नाम से जाना जाता है, विल्फे टेबल मेथड। लगातार बोले जा रहा हूं भाई, जस्ट ए सेकेंड। समझ में आ गया? आगे बोलते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड में क्या होता है, ये इस तरह का एक एपरेटस होता है और तेजी से ऊपर से पानी का हाई प्रेशर, तेजी से ऊपर से क्या किया जाता है बेटा, मेटेलिक ओर को गिराया जाता है। नीचे से अपोजिट डायरेक्शन से वाटर का प्रेशर, ठीक है ना, वाटर को पास कराया जाता है। अब ऊपर से ओर आ रहा है, नीचे से वाटर जा रहा है, दोनों आपस में टकराए तो जो मेटेलिक ओर होता है, जो डेंस पार्टिकल होते हैं, वो तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ जाते हैं। ये देखिए साफ लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड ओर। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ये जो होते हैं लाइट पार्टिकल्स, जो इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे विल्फे टेबल मेथड में क्या किया था, इनको मैनुअली अलग कर लिया जाता है। आई रिपीट, मैनुअली क्या कर लिया जाता है बेटा, अलग कर लिया जाता है, यूं। और ये अलग होकर के यहाँ पे क्या किया जाता है, ये मेटेलिक ओर को इकट्ठा कर लिया जाता है। किस तरह का मेटेलिक ओर? कॉन्सेंट्रेटेड मेटेलिक ओर, करेक्ट। उसी तरह से इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, गैंग इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड ओर को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये कहलाता है बेटा हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। तो एक कहलाता है विल्फे टेबल मेथड और एक कहलाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, कि कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, तो पॉइंट नंबर 1 ऑक्साइड और कार्बोनेट के लिए होता है। पॉइंट नंबर 2 डिफरेंस होता है किसमें, डेंसिटी में, किसके, ओर और गैंग के। हाँ, ज्यादा अगर एक आध पॉइंट और याद रख सकते हो तो भाई वो ये भी याद रख सकते हो, पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? लाइटर इम्प्योरिटी, जो लाइटर इम्प्योरिटी पार्टिकल्स होते हैं वॉश्ड ऑफ, यानी कि इसमें खुद इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं किसके, वो ओर के होते हैं। तो इस लाइन से ये हमें पता चल रहा है कि डिफरेंस तो है डेंसिटी का, ये बात तो सही है, लेकिन लाइट कौन है और हैवी कौन है, तो हैवी है ओर पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स कौन है, उसके इम्प्योरिटीज। तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना। सेकंड प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। आई रिपीट, क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बेसिकली उनके लिए किया जाता है जिनमें एक पार्ट कैसा होता है बेटा, जो ओर होता है उसका एक पार्ट मैग्नेटिक होता है और दूसरा पार्ट नॉन मैग्नेटिक होता है। आप बोलेंगे क्या मतलब सर, एक पार्ट दूसरा पार्ट, मतलब यह है कि या तो मेटेलिक ओर खुद मैग्नेटिक होगा और उसकी इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक होंगी, या फिर हो सकता है कि मेटेलिक ओर खुद नॉन मैग्नेटिक हो, इंप्योरिटी कैसी हो, मैग्नेटिक हो। तो यहाँ पे 99% तो क्या होता है बेटा, जैसे नॉर्मल केसेस में तो यही होता है कि जो मेटेलिक ओर होता है वो खुद मैग्नेटिक होता है और उसकी इंप्योरिटी क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक। लेकिन ये देखिए एक केस है, अरे जस्ट अ सेकेंड, ये केस है, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है दोनों तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेटेलिक ओर जो है खुद नॉन मैग्नेटिक है और उसकी इंप्योरिटी वुल्फ्रामाइट, वो कैसी है, मैग्नेटिक है। तो FeWO4 प्लस MnWO4 दैट इज कॉल्ड वुल्फ्रामाइट, और उसका जो मेन ओर है वो जिसमें इंप्योरिटी की तरह पाया जाता है वो कहलाता है SnO2। अब आप देखिए, मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था, मैंने कहा यार देखो और याद करने की जरूरत नहीं है,
तो अब जैसे यहाँ पे ये 2-3 और आए हैं, 4-5 और आए हैं गिन करके, 1 2 3 4 और ये 5 और गिन करके आए हैं। तो अब आप इनको याद रख लो ना यार, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायरोल्साइट, रूटाइल, टिनस्टोन, ये 5 नाम यहीं पे याद रखो। फिर जब आगे आएंगे कुछ और नए तो वहां पे वो याद रखेंगे। कहने का मतलब है कि मतलब एक साथ पूरी की पूरी स्लाइड को याद करना बैठ करके फायदा नहीं है। होगा क्या, अभी याद हो जाएगी, जिस समय आप पीछे पढ़ोगे ना उस समय याद हो जाएगी, लेकिन वो लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। आपको लगे कि वो लंबे समय तक चल जाए, नो वे। अभी याद हो जाएगा, कुछ 2-4 घंटे में भूल जाओगे, कुछ 2-4 दिन में भूल जाओगे, और बाकी तो सब कुछ 2-4 महीनों में भूल जाओगे। तो इसलिए अलग अलग मतलब इस तरह से याद मत करिए कि एक साथ सारी स्लाइड बस बैठ के पढ़ ली और सारे और याद हो गए, नहीं। जो जहां पे आ रहा है उसको वहां वहां पे याद करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन में अब आप बोलेंगे सर वो तो सब सही है, एक्चुअल में होता क्या है। ये मैग्नेटिक रोलर होते हैं और इनके ऊपर एक बेल्ट बंधी हुई होती है। ऊपर से क्या किया जाता है बेटा, ओर को गिराया जाता है। अब जो पार्ट नॉन मैग्नेटिक है वो तो ड्यू टू हाई वेलोसिटी बहुत तेजी से घूम रहा है ना, तो उसको तो मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई असर ही नहीं है उस पर, तो वो तो आगे जा करके गिरता है ड्यू टू हाई वेलोसिटी। और जो मैग्नेटिक पार्ट है जिसपे मैग्नेटिज्म का असर है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का असर है, वो वहां पे इकट्ठा होता है जहां पे इनका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है। यानी कि वो यूजली कहां पे इकट्ठा होता है, बेल्ट के नीचे। और ये जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट है ये तो ड्यू टू हाई वेलोसिटी दूर जा जा करके गिरता है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये प्रोसेस इस तरह से यूज किया जाता है। इसमें याद रखिए भाई, जैसे ये कुछ मैग्नेटिक पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, और ये उसकी सिलिशियस इंप्योरिटी जो होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है। सिलिशियस इंप्योरिटी मतलब जैसे SiO2 ये सब क्या होती है, इसमें इंप्योरिटीज होती हैं। भाई आयरन है, जमीन में मिलने वाली चीज है। अब जमीन में तो सोना चांदी तो इस तरह से मिल नहीं जाएगा मुफ्त का, ऐसे ही बस आ गया साथ में, नहीं। ज्यादातर उसमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम परसेंटेज क्या मिलेगा, मैक्सिमम परसेंटेज तो सिलिशियस इंप्योरिटी का मिलेगा ना, मिट्टी विट्टी का। तो सिलिशियस इंप्योरिटी होती है जो नॉन मैग्नेटिक होती हैं। एक TiO2 जरूर याद कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TiO2 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटा चैल्कोपाइराइड, आई रिपीट चैल्को चैल्कोपाइराइड, इसका जो होता है वो मेन इसमें इंप्योरिटी होती है। कैल्शियम फॉस्फेट डॉट CaCl2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों मिलाकर के चैल्को, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, मैं नाम दोबारा बोले देता हूं। दिस इज कॉल्ड क्लोरोएपेटाइट, मेरे मुंह से चैल्कोपाइराइट निकल गया, मैं दोबारा बोले देता हूं। दिस इज कॉल्ड क्लोरोएपेटाइट। अच्छा, मान लो यहाँ पे CaCl2 है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लोरोएपेटाइट। अगर क्या कहते हैं यहाँ पे OH होता तो हम इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। अगर फ्लोरीन होता तो हम बोलते हैं इसको फ्लोरोएपेटाइट। तो यहाँ पे कौन है बेटा, क्लोरीन है, तो हम इसको बोलेंगे क्लोरोएपेटाइट। क्या बोलेंगे, क्लोरोएपेटाइट। तो कैल्शियम फॉस्फेट प्लस CaCl2, ठीक है ना, ये मिलकर के क्या कहलाते हैं, क्लोरोएपेटाइट कहलाते हैं। TiO2 का मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। ये बात समझ में आ रही है, मेजर इंप्योरिटी है। तो ये कहलाता है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाता है। आई रिपीट, क्या कहलाता है बेटा, मैग्नेटिक सेपरेशन कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखना। 30 सेकेंड्स का समय वैसे तो मैं देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड है तो ये आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लेते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और कैन बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो भाई बताइए कौन कौन से और हैं जिनको मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है मात्र 30 सेकेंड्स के लिए, जल्दी से सोचना है और आंसर दे देना है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से बच्चों ने आंसर सोच लिया होगा। एंड बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर इज A, B and C। जो जो मैग्नेटिक नेचर रखने वाले हैं उनका हम क्या कर लेते हैं लाला, मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेते हैं। CuFeS2 के लिए मेजर मतलब मेनली देखा जाए तो हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं।
क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं फिलहाल उस पे फोकस करिए। ओके, चलिए, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस आ रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जैसा कि मैंने बोला किसके लिए होता है भाई? सल्फाइड ओर के लिए होता है। नंबर वन, बेसिक प्रिंसिपल क्या है साहब? बेस्ड ऑन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, बेस्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, हाँ, बेस्ड ऑन और बेस्ड ऑन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि जो आप जब एक कोई भी प्रोसेस, ये फ्रोथ फ्लोटेशन जब आप करते हो तो उसमें जो मेटेलिक ओर होता है, जो सल्फाइड ओर होता है बेसिकली, उसके साथ उसकी इंप्योरिटीज। तो इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, हम वाटर का, ऑयल का और भी सब्सटेंस है, अभी धीरे धीरे सब आने वाले हैं, चिंता ना करें। इस तरह के अलग अलग सब्सटेंस का यूज करके एक पूरा का पूरा मिक्सचर बना लेते हैं टैंक में। ठीक है ना? ऐसे समझो, एक टैंक है, मान लो इमेजिन करो टैंक है, उसमें हमने क्या किया, सब कुछ डाल दिया, वाटर डाल दिया, ऑयल डाल दिया, सोडियम इथाइल जैंथेट डाल दिया, सब डाल दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब बहुत से सब्सटेंस होते हैं, अभी धीरे धीरे मैं सब पे आऊंगा। तो अब होता क्या है, उसको हमने मिक्स किया, उसको हमने क्या किया बेटा, मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद फाइनली, आई रिपीट, मिक्स करने के बाद फाइनली जो मेटेलिक ओर होता है वो ऑयल के कांटेक्ट में आता है। मेटेलिक ओर जो होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है बेटा? ऑयल के कांटेक्ट में। और वाटर के कांटेक्ट में उसकी इंप्योरिटीज आती है। तो ये वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, यानी कि कौन किसके कांटेक्ट में आया, कौन किससे भीग गया। तो वाटर से कौन भीग गया भाई? उसकी इंप्योरिटीज। और किसके कांटेक्ट में आई? ऑयल के कांटेक्ट। तो आगे कितने टाइप का होता है भाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड? दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक होती है और एक रिवर्स फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक होती है। डायरेक्ट फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक, मैं सामने से हट जाता हूं, आप देखिए ध्यान से। इन दिस मेथड द मिनरल, ठीक है ना, sticks to the air bubble and the remaining gang settle down the bottom। कहने का मतलब यह है कि जो ओर होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं वो एयर बबल के कांटेक्ट में आकर के फिक्स हो जाते हैं और उनको हम सेपरेट करने की तैयारी कर लेते हैं, जबकि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं। अभी ये लाइन ना भी समझ में आए तो परेशान मत होना, धीरे धीरे जैसे जैसे हम फ्रोथ फ्लोटेशन में आगे बढ़ रहे हैं सब समझ में आने वाला है, चिंता ना करें, बस ध्यान से सुनते रहें कि मैं बता क्या रहा हूं। ध्यान से सुनना। तो कितने टाइप के मेथड होते हैं, मैं दोबारा से बोलता हूं, दो टाइप के। पहला टाइप होता है, ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या होता है, डायरेक्ट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, जिसमें जो मिनरल होता है वो एयर बबल के साथ फिक्स हो जाता है, सेपरेट करने की हम तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जो गैंग होता है वो गैंग पार्टिकल्स कहां हो जाते हैं बेटा? नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। एक रिवर्स फ्लोटेशन मेथड क्या है? इस मेथड में क्या होता है बेटा, जो ये जो मेथड यूज हो रहा होता है इसमें इंप्योरिटीज एयर बबल के साथ फिक्स हो जाती हैं, जिनको हम अलग करने की तैयारी कर रहे होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाकर के सेटल हो जाते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? हम एक्चुअल में डायरेक्ट फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम ओर को, मिनरल्स को, ओर को एयर बबल के साथ सेट करके फिक्स करके, अब ये मत पूछना कैसे, जब आएगा तो मैं अपने आप बता दूंगा। ओर को, मिनरल्स को हम एयर बबल के साथ सेट करके क्या करते हैं बेटा, फाइनली हम उसको अलग कर लेते हैं और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो हम ज्यादातर कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा? डायरेक्ट प्रोसेस यूज करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने कहा ना बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, क्रूड ऑयल, फैटी एसिड्स, ये सब फ्रोथिंग एजेंट का काम करते हैं। जरा नाम पे जाओ, काम समझ में आएगा। एजेंट मतलब, फ्रोथिंग एजेंट मतलब फ्रोथ बनाने वाले एजेंट, यानी कि झाग बनाने वाले, यानी कि फॉर्म बनाने वाले। तो फॉर्म बनाने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? ऑयल होते हैं। कहने का मतलब क्या है,
कि अभी जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ोगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी क्या, कि हम क्या करते हैं, इसमें एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका रोल होता है बेटा? एयर का। हम उसको एयर को सॉल्यूशन के अंदर पास कराते हैं, वहां पे एयर बबल बनते हैं। एयर बबल क्या होता है बेटा? ओर के कांटेक्ट में आता है और उसको अपने साथ धीरे धीरे ऊपर ले आता है। अब यहाँ एक बात बताओ, अगर एयर बबल ओर के कांटेक्ट में तभी तो आएगा जब वो सॉल्यूशन के अंदर रुकेगा। सॉल्यूशन के अंदर कब रुकेगा? जब सॉल्यूशन थोड़ा सा विस्कस होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, हाँ या ना? तभी तो अंदर एयर बबल रुक पाएगा। जब अंदर एयर बबल रुक पाएगा तो जो ओर हैं उनको एयर बबल के साथ एसोसिएट होने का समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, तभी तो वो धीरे धीरे उसके साथ आ पाएंगे। अब सोचो अगर हम प्योर वाटर ले लें, कुछ ऐसा ले लें और उसमें सोचें कि ओर है और उसमें सोचें एयर बबल पास कराएंगे और उसके साथ आ जाएगा, तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कोई मूवी का सीन थोड़ी ना चल रहा है कि अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर को इस तरह से पकड़ के, खिलाड़ी कुमार जो हमारे हैं वो क्या कहते हैं, उसी तरह से और उस एयर बबल को इस तरह से पकड़ के उसके साथ ऊपर आ गए। ऐसा तो है नहीं। तो होता क्या है बेटा, हम सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से विस्कस कर देते हैं ऑयल मिला करके। आई रिपीट, क्या मिला के? ऑयल मिला करके। हाँ, कि सॉल्यूशन में अंदर जो एयर बबल बना है वो धीरे धीरे ऊपर आए और लंबे समय तक वो नीचे बना रहे और धीरे धीरे ऊपर आए, ताकि ओर को, आई रिपीट, ताकि ओर को एयर बबल से एसोसिएट होने का टाइम मिले। तो ये काम कौन करता है? हमारा फाइन ऑयल, क्रूड ऑयल और ये वो। कभी कभी क्या होता है ना, ये सॉल्यूशन को उतना ज्यादा विस्कस नहीं कर पाते जितना कि करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, कि सॉल्यूशन और ज्यादा विस्कस हो जाए, जस्ट ए सेकेंड, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन में क्या मिला देते हैं? फ्रोथ स्टेबलाइजर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? फ्रोथ स्टेबलाइजर। अब आप जरा इसको ऐसे समझिए, ये था फ्रोथिंग एजेंट जो फ्रोथ बना रहा था, और देखिए इसका क्या नाम है? फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर यानी कि जो बने हुए फ्रोथ के ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है। तो ये काम कौन करता है बेटा हमारे लिए? एनिलीन और क्रिसॉल। तो एनिलीन और क्रिसॉल क्या करते हैं बेटा? फ्रोथ के ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं ताकि लंबे समय तक बुलबुले, एयर बबल्स बने रहें और ज्यादा से ज्यादा ओर को उसके साथ एसोसिएट होने का टाइम मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा आसानी से वो ऊपर आ सकें और हम उनको सेपरेट कर सकें। ठीक है ना? ओर को उनकी इंप्योरिटी से सेपरेट कर सकें। इसकी पूरी अपनी एक मैकेनिज्म है जो मैं अभी विद इन ए फ्यू मिनट्स में बताने वाला हूं, आप उसकी चिंता ना करें। तो आगे होता क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है बेटा, ये जो है पूरा का पूरा एनिलीन क्रिसॉल, ये क्या करता है बेटा, बेसिकली ये क्या कहते हैं, विस्कस करने का काम करता है और एयर बबल के ड्यूरेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो कौन सा तरीका होता होगा जब एयर बबल, आई रिपीट, जब एयर बबल हाँ ओर को ऊपर ले आता होगा। ऐसा क्या होता होगा, ऐसा क्या करता होगा एयर बबल कि ओर को ऊपर ले आता है? मैं आपको बता दूं कि एयर बबल डायरेक्ट ओर को ऊपर नहीं लाता है। इनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है हमारा सोडियम इथाइल जेंथेट। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये डायग्राम किसका है बेटा? सोडियम इथाइल जेंथेट का है। इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। ये पार्ट आप जो देख रहे हैं ये नॉन पोलर पार्ट होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, और ये पार्ट जो होता है बेटा पोलर पार्ट होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे काम करता है, तो मैं उस पर भी बताऊंगा। पहले जरा मैं इसकी प्रिपरेशन बता दूं कि ये बनता कैसे है। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, कार्बन डाई सल्फाइड लिया और मैंने सामने क्या लिया, ROH ली। क्या लिया? RO। ओके। अब इसने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसने इस पे अटैक किया। अब कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, तो म्यूचुअली क्या हुआ, कोई एक पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो कार्बन पे जब वो पाई बॉन्ड क्या हुआ बेटा, ब्रेक हुआ फाइनली, तो जरा ध्यान से देखना ये कंडीशन कुछ इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है।
दिस इज ROH। हियर इज, ये लोन पेयर जा रहा है, एक लोन पेयर अभी भी बचा है, एक लोन पेयर गया, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, और मान लो एक तरफ का पाई बॉन्ड टूट गया और ये सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ गया, करेक्ट। अब आगे क्या होगा, आगे भी समझिए। ये सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन की तरफ मूव कर चुका है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कमी आ गई। ये सारी चीजें तो वैसे आप ऑर्गेनिक में ही पढ़ के आ गए होंगे, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा बहुत समझा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कमी हुई, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से इसकी कमी को पूरी करेगा। अब ये बॉन्ड मान लो यहां से ब्रेक हो गया, ये H+ क्या हुआ बेटा, इस पे चला गया, इस पे चला गया, इस पे चला गया, तो अगली कंडीशन जो बनती हुई दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, ROC डबल बॉन्ड S एंड SF। अब ये हाइड्रोजन क्या है बेटा, रिप्लेसेबल है, तो हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, बेस से। बेस के नाम पे हम क्या लेंगे, जैसे मान लो हमने NaOH लिया, तो जब NaOH लिया तो वाटर निकल गया, कैसे निकल गया भाई, कि वो जो OH है और ये H है ये निकल लिए, और Na+ यहां आकर के जुड़ गया, तो फाइनली जब ये जुड़ गया तो अब ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, ये हमें ऐसा दिखाई, आप चेक कर लीजिए, यही तो बना है, ओके। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है साहब, इसकी प्रिपरेशन ऐसे होती है, ठीक है ना, कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन ROH से कराने पे फाइनली ये इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम फाइनली सोडियम इथाइल जेंथेट बनके तैयार होता है, ठीक है। अब इसके जैसा कि आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर, तो मान लो कि ये ऐसा है, कैसा है, ऐसा, लाइक दिस, और मान लो कि ये पेन पेन नहीं सल्फाइड और है, तो जो इसका पोलर पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, पोलर पार्ट जो होता है वो इसको क्या कर लेता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको सल्फाइड ओर को, इसको मेटल सल्फाइड ओर को। अब मेटल सल्फाइड ओर को इसका पोलर पार्ट क्या करता है, हाँ, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कि कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। अब जब ये इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया तो वहां पे हमने क्या किया बेटा, एयर को पास कराया, किसको पास कराया, एयर को पास कराया, तो एयर को पास कराने पे क्या होता है बेटा, ये जो नॉन पोलर पार्ट होता है, क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट होता है, ये एयर बबल के कांटेक्ट में आ जाता है, किसके कांटेक्ट में आ जाता है, एयर बबल के कांटेक्ट में आ जाता है। जरा ध्यान से देखिए, ये सल्फाइड ओर को, आई रिपीट, ये सल्फाइड ओर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये लीजिए, ये यहां पे किसको एब्जॉर्ब कर रहा है भाई, सल्फाइड ओर को, ये मान लो इसने एब्जॉर्ब किया है अपने पोलर पार्ट से, और ये देखिए यहाँ पे ये एयर बबल के कांटेक्ट में आ गया अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट से, हाँ, और सॉरी हाइड्रोफोबिक पार्ट से, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट ने तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया, और हाइड्रोफिलिक क्या कहते हैं पार्ट ने इसको एब्जॉर्ब करके वो तो सोल्यूशन में रहा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इसके कहां पे आ गया, एयर बबल के कांटेक्ट में आ गया। तो ध्यान से देख लीजिए दोबारा से, ये इतना पार्ट कौन है, हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर, पीछे वाला पार्ट कौन है, सपोज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट से इसने क्या किया, पोलर पार्ट से सल्फाइड ओर को एब्जॉर्ब किया, और अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट के थ्रू ये एयर बबल के कांटेक्ट में चला गया। अब एयर बबल का काम क्या होगा, धीरे 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 कहां लाएगा, ऊपर लाएगा, और ऊपर आने पे हम ओर को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये एक पूरी मैकेनिज्म होती है, अभी चिंता मत करिए, मैं अभी इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको सोडियम इथाइल जेंथेट का क्या किया है बेटा, एक प्रोसेस बताया है कि ये करता क्या है। मैं आपको अभी पूरा सिस्टमेटिक वे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। खैर, तो ये चीज हो गई। अब जो मैं जितना भी कुछ मैंने बोला या जो भी मैं बोलने वाला हूं वो सब यहाँ पे एज ए शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप जरा ध्यान से अच्छे से सुनते रहिएगा। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। ये एक
क्या है बेटा, टैंक है सपोज। यहां पे एक क्या लगा हुआ है बेटा, एजिटेटर। आई रिपीट, क्या लगा हुआ है, एजिटेटर लगा हुआ है, जो सॉल्यूशन को मिक्स करने का काम करता है। जो सॉल्यूशन को क्या करता है बेटा, मिक्स करने का काम करता है। सॉल्यूशन में आप बोलेंगे सर क्या क्या है सॉल्यूशन के नाम पर, तो वो भी अभी बताए देते हैं भाई। पहले ये जरा सा बना दें। ये लो बन गया। ओके, ये नीचे गैंग इकट्ठा हो गया है। कैसे हो गया है वो सब अभी मैं बताने वाला हूं, उसकी आप चिंता ना करें, अभी सब बताने वाला हूं। ओके, लीजिए, यहां पे एक विंड पाइप लगाए देते हैं, जिससे अंदर क्या आएगी बेटा, एयर आएगी। क्या आएगी, अंदर एयर। ओके, क्लियर है भाई, इससे अंदर क्या आ रही है, एयर। और ये क्या है लाला, गैंग। अच्छा, आगे ये ऊपर क्या इकट्ठा हो गया है बेटा, फ्रोथ। क्या इकट्ठा हो गया है, फ्रोथ। ठीक है, जिसमें मेटेलिक और भी है, जिसको हम सेपरेट करेंगे। और बीच में क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। बीच में क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में वाटर है, प्लस ऑयल है, प्लस सोडियम इथाइल जेंथेट है। ठीक है ना, और क्या है साथ में, और क्या है साथ में बेटा, मेटेलिक और है, मेटेलिक और है, प्लस इम्प्योरिटी है। ओके, तो क्या क्या है सॉल्यूशन में, क्या क्या मिक्स है, मेटेलिक और है, इम्प्योरिटीज है उसकी, वाटर है, ऑयल है, सोडियम इथाइल जेंथेट है। अब आप बोलेंगे सर फाइनल मैकेनिज्म क्या है, चलिए वो बता दीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, इस मशीन के थ्रू सॉल्यूशन को मिक्स किया, ऑयल वाटर सब आपस में मिक्स हो गए और छोड़ दिया। आपने नोटिस किया, एक गिलास अगर हम ले लें और उसमें ऑयल और वाटर मिला दें और उसको अच्छे से शेक करें और छोड़ दें, तो बाय द एंड समरी इज दिस, ऑयल ऊपर पानी नीचे रह जाता है, हाँ रह जाता है। तो हमने भी इसको बस वैसे ही बढ़िया से मिक्स करके और छोड़ दिया। धीरे धीरे ऑयल ऊपर रह गया, वाटर नीचे रह गया। अब ऑयल के कांटेक्ट में कौन आया, ओर। अभी अभी बता करके चुका हूं वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ऑयल के कांटेक्ट में कौन आया बेटा, ओर आया। और जो क्या कहते हैं वाटर है, उसके कांटेक्ट में कौन आया, इंप्योरिटीज। तो वाटर नीचे रहता है, इसलिए इंप्योरिटी नीचे सेटल हो गई, और ऑयल में सस्पेंड है। और अब आगे की कहानी आपको पता है, हमने सोडियम इथाइल जेंथेट को भेजा और हमने कहा जाओ इस ओर को ऊपर लेकर के आओ। तो सोडियम इथाइल जेंथेट क्या करता है बेटा, उसके दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होता है। वो अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट से, हाइड्रोफिलिक यानी कि पोलर पार्ट से, हाँ क्या करता है बेटा, सल्फाइड ओर का एड्सॉर्प्शन कर लेता है, और अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट से यानी कि नॉन पोलर पार्ट से वो एयर बबल में जाकर के सेट हो जाता है। कैसे, ऐसे। अब एयर बबल का तो काम ही होता है बेटा धीरे 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 ऊपर आना सरफेस पर, तो ये उसके साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। अब ऊपर आने पे बेटा सोडियम इथाइल, वो एयर बबल बर्स्ट होता है, और अलग होता है, सोडियम इथाइल जेंथेट अलग हो जाता है, हम और को सेपरेट कर लेते हैं। सोडियम इथाइल जेंथेट वही वापस से और को लेने के लिए नीचे वापस चल पड़ता है, वो और लेने चला जाता है, और हम इस तरह से मेटेलिक ओर को अलग
कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। मिक्स कराया, ओर के कांटेक्ट, ओर ऑयल के कांटेक्ट में आया, इंप्योरिटी वाटर के कांटेक्ट में आई, वो नीचे सेटल हो गई, इंप्योरिटी नीचे सेटल हो गई, और ऊपर रहा, सोडियम मिथाइल जैंथेट के कांटेक्ट में आया, सोडियम मिथाइल जैंथेट ने एड्सॉर्प्शन फिनोमेना यूज किया, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को यूज किया, उसने सल्फाइड ओर को एड्सॉर्ब किया अपने पोलर पार्ट से, और नॉन पोलर पार्ट को एयर बबल से एसोसिएट करके उसके साथ ऊपर चला आया, खत्म। तो ये सारी बातें जो मैंने इतनी देर में बोली हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई, आपको अपनी तरफ से कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों के मन में एक डाउट आता है, क्या कि सर मान लीजिए एक से ज्यादा और हो तो मैं क्या करूं? तो भाई उसका भी हम प्रोसेस बताएंगे, और वो प्रोसेस मैं आगे लाया भी हूं कि उसके लिए हमें क्या करना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज के लिए इतना ही काफी है, इससे ज्यादा बताऊंगा तो भाई ओवरडोज हो जाएगी। थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको मैं आराम से अगले लेक्चर में बताऊंगा, और अभी जितना मैंने बताया है इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए, समझिए, पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और आगे चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और इसको अच्छे से पढ़िएगा और मेरी बातों को गौर करिएगा कि मैंने क्या बोला। 2 पार्ट में पढ़ना है, इसे इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना है, क्योंकि मेटलर्जी को रटना नहीं है। ओके, बाय बाय।